हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल। इससे पहले हमने बताया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए हमें 4 हेडिंग्स की आवश्यकता होती है। नंबर 1 नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर 2 पोजीशन ऑफ सिग्नल, नंबर 3 इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल एंड नंबर 4 स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में बताया था। आज हम लेंगे पोजीशन ऑफ सिग्नल। जैसा कि हमने बताया था कि पोजीशन ऑफ सिग्नल्स हमें प्रोटॉन्स की प्रकृति यानी नेचर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताते हैं। जैसे वो प्रोटॉन एल्कोहलिक है, फिनोलिक है, एल्डिहाइडिक है या ओलिफिनिक है। इसको हम केमिकल शिफ्ट यानी रासायनिक विस्थापन भी कहते हैं। इस रासायनिक विस्थापन को समझने के लिए हमें सबसे पहले डेल्टा स्केल समझना होगा। ये डेल्टा स्केल है, ये ऐसा स्केल है जिसमें हम 0 से 10 तक मार्किंग करते हैं। 0 राइट साइड में लिखा जाता है और लेफ्ट साइड में 10। इसे हम कहते हैं डेल्टा स्केल। इसका अपोजिट एक और होता है जिसको कि हम कहते हैं टाउ स्केल, TAU, टाउ स्केल। यहां जहां 10 होता है वहां 0 और मार्किंग जस्ट रिवर्स होती है। यानी इन दोनों का रिलेशन होता है टाउ इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा एंड डेल्टा इक्वल्स टू 10 माइनस टाउ। यदि कोई केमिकल शिफ्ट 0 की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि अब ये शिफ्ट शील्डेड है, और यदि वो 10 की तरफ शिफ्ट होती है तब उसे हम कहते हैं डी शील्डेड। यानी 0 की तरफ किसी भी सिग्नल का शिफ्ट होना अप फील्ड शिफ्ट कहलाता है और 10 की तरफ शिफ्ट होना डाउन फील्ड शिफ्ट कहलाता है। इसी प्रकार इसे हम लो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहते हैं और 10 की तरफ मूव करना हाई फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहलाता है, या इसे हम लो केमिकल शिफ्ट कह सकते हैं। और इधर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना यानी टुवर्ड्स 10 की तरफ मूव करना हाई केमिकल शिफ्ट कहलाता है। अब ये बात आती है कि शिफ्ट क्यों होता है, सिग्नल अपनी पोजीशन से शिफ्ट क्यों होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एटम में प्रोटॉन के साथ उसके आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते रहते हैं। अभी जब हमने शुरू में बताया था तब हम प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को भूल गए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उसके ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ये एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मूविंग स्टेट में है, अतः यह भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ सेकेंडरी या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यदि लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, जैसा कि केस 1 में है, मैंने यहां 1 लिखा हुआ है। 1 में इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसका ऊपर, यानी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे प्रोटॉन इज शील्डेड। तो इस समय अप फील्ड शिफ्ट होगा यानी टुवर्ड्स 0, सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। यदि इसके द्वारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा, जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में दिखाया है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन इज डी शील्डेड और ऐसे केस में सिग्नल डाउन फील्ड जाता है यानी टुवर्ड्स 10 जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल टुवर्ड्स अप फील्ड और डाउन फील्ड is known as chemical shift। इस केमिकल शिफ्ट को हम किसी एक रेफरेंस की तुलना में देखते हैं कि ये डाउन फील्ड गया है या अप फील्ड गया है। इसे हम एक रेफरेंस लेते हैं जिसे हम कहते हैं TMS। इसका पूरा नाम है टेट्रा मिथाइल सीलेन। इसका फॉर्मूला होता है, यानी सिलिकॉन एटम के चारों तरफ 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहां मैं बता दूं कि सिलिकॉन नहीं लिखना, सीलेट लिखा जाता है।
क्योंकि IUPAC से पहले एक डिराइव सिस्टम आया था, उसमें मीथेन के डेरिवेटिव को हम मीथेन के मतलब मीथेन में जैसे इथेन को हम मिथाइल मीथेन कहते थे, ऐसे ही सिलिकॉन के को हम के सभी डेरिवेटिव को SiH4 के डेरिवेटिव मानते थे। SiH4 को हम कहते थे सीलेन। इसलिए यहां हम कहेंगे कि इसके चारों हाइड्रोजन्स मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस्ड हैं, अतः इसका नाम होगा टेट्रा मिथाइल सीलेन। यानी इसकी वैल्यू हम 0 मानते हैं और यहां पर हम इसको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। इसको रेफरेंस ही क्यों लेते हैं, इसको ही क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं इट्स प्रोटॉन शील्डिंग इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी यह बहुत ही शील्डेड कंपाउंड है और शील्डेड, हाईली शील्डेड वाला किधर जाएगा, 0 की तरफ, और ये इससे ज्यादा और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड शील्डेड नहीं होता, इसलिए हम इसको 0 लेते हैं। यह वॉलेटाइल यानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो जो हम कंपाउंड सैंपल लेते हैं उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसेबल भी होता है और यह नॉन रिएक्टिव यानी अक्रिय कंपाउंड है, इसलिए हम इसे एज ए रेफरेंस लेते हैं। अब बात आती है कि हम डेल्टा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू सैंपल माइनस न्यू TMS इंटू 10⁶ अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में ली जाती है। न्यू सैंपल क्या है, न्यू सैंपल इज द फ्रीक्वेंसी एट विच प्रोटॉन रेजोनेट, और ये क्या है, ये TMS की फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जिस पर वो रेजोनेट करता है, और ये है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जिस पर कि हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वर्क कर रहा है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको हम सिर्फ ppm लिखते हैं। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, यानी केवल ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए इसकी वैसे कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में ली जाती हैं, हर्ट्ज में, और ये किस में ली जाती है, मेगा हर्ट्ज में। मेगा हर्ट्ज को यदि हम हर्ट्ज में बदलें तो ये हो जाएगी हर्ट्ज इंटू 10⁶, और इसको कंपनसेट करने के लिए हमने ऊपर 10⁶ लगा दिया है, तो ये सब कट गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगी। हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें कि शिफ्टिंग कैसे होती है। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि इस प्रोटॉन के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो किसी तरह की शिफ्टिंग नहीं होती, सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह आते, एक ही प्रकार का हमें सिग्नल प्राप्त होता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इसकी शिफ्टिंग अप फील्ड या डाउन फील्ड होती है। यानी हम सपोज ये मानते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो किसी भी प्रोटॉन की सिग्नल इस जगह आ रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो है, तो यदि उन इलेक्ट्रॉन के कारण यदि ये इधर शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स 0, तब हम इसे कहेंगे अप फील्ड शिफ्ट, और यदि ये टुवर्ड्स 10 शिफ्ट हो जाती है तब इसे हम कहेंगे डाउन फील्ड शिफ्ट। तो अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, यानी कोई भी कारक जो कि सिग्नल को अप फील्ड ले जाए या डाउन फील्ड ले जाए, ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। उससे भी पहले हम ये समझेंगे, सपोज ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यानी दिस प्रोटॉन इज क्राउडेड विद इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे प्रोटॉन को हम कहेंगे दिस इज शील्डेड प्रोटॉन। और यदि ये न्यूक्लियस को देखें जिसमें प्रोटॉन केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन से या 4 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, तो यानी कम इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे प्रोटॉन को हम कहेंगे डी शील्डेड प्रोटॉन। यानी कोई भी इफेक्ट जो कि इस इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग को, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग को कम कर दे, तो यानी उससे होगा हमारा डी शील्डिंग इफेक्ट। जैसे कोई भी हम यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप
जैसे हमने इस पर लगाया इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा होती है, तो कार्बन पहले इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये कार्बन कहाँ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फिर ये कार्बन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो ये प्रोटॉन है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, किधर चले गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ। यानी ये प्रोटॉन कैसा हो गया, डी शील्डेड, यानी इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कॉजिंग डी शील्डिंग इफेक्ट, और यदि पॉजिटिव यानी प्लस आई ग्रुप कोई लगा दें तो उससे होगा हमारा शील्डिंग इफेक्ट। जैसे हम यहां देखें CS3, इसका डेल्टा आता है 0.23 पर, इसके बाद हमने लगाया आयोडीन यानी CS3I, तो डेल्टा डी शील्डिंग क्षेत्र में चला गया यानी 2.16। उसके बाद ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है, इसलिए और अधिक डी शील्डिंग हुई यानी 2.68। क्लोरीन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए और अधिक डी शील्डिंग हुई 3.05, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू और भी ज्यादा डी शील्डिंग क्षेत्र में जाती है यानी 4.26। सेकेंड इफेक्ट आता है वंडर वाल्स शील्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बल्की ग्रुप विल रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेंगे द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसको हम समझते हैं, सपोज इस बेंजीन के ऊपर हमने एक CS3 ग्रुप लगाया है, तो ये छोटा ग्रुप है, अतः इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, लेकिन छोटा ग्रुप है इसलिए कम रिपेल करेंगे। लेकिन यदि हम इस पर एक बड़ा ग्रुप लगा देते हैं तो ये बल्की ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा रिपेल करेंगे, इसलिए इसमें होगा डी शील्डिंग इफेक्ट। अतः वंडर वाल्स शील्डिंग से भी डी शील्डिंग इफेक्ट आता है। तीसरा हम लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन दो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होता है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रोटॉन के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, डी शील्डेड हो जाएगा, यानी डी शील्डिंग इफेक्ट डेल्टा की वैल्यू हायर हो जाएगी। इसके बाद हम लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। कार्बन में संकरण कितनी प्रकार का होता है, sp3, sp2 और sp। अब हम यदि इसमें s करेक्टर को कैलकुलेट करें तो sp3 में s करेक्टर है 25%, sp2 में कितना है 33% और sp में s करेक्टर है 50%। जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगी, यानी वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इस sp3 में भी हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें इसकी वैल्यू आती है प्राइमरी की 0 से 1 के बीच में। अब इसमें देखिए सेकेंडरी में इसमें ये कार्बन है, ये कार्बन है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन प्रोटॉन, तो ये वाला दोनों कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे और ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। इसमें केवल एक ही कार्बन है, अतः इसमें डी शील्डिंग ज्यादा होगी और इसका जो डेल्टा वैल्यू आती है 1 से 2 के बीच में आती है। टर्शरी को लें तो यहां पर 3 कार्बन है, अतः ये 3 कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे और ये कार्बन इससे इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, अतः और अधिक डी शील्डिंग होती है, यानी इसकी वैल्यू आती है 3 से 4 के बीच में। यदि हम sp2 में आए तो sp2 में s करेक्टर कितना हो गया 33%, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ेगा तो ये प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो कौन सा इफेक्ट होगा, डी शील्डिंग इफेक्ट। यही कारण है कि इसकी वैल्यू आती है 5 से 6 के बीच में। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे
हम sp हाइब्रिडाइजेशन पर जाए तो इसमें s करेक्टर कितना बढ़ गया 50%, यानी sp करेक्टर वाले कंपाउंड में डी शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा होना चाहिए, यानी एसिटिलीन का जो डेल्टा वैल्यू है वो 5 से 6 से और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक एक्सेप्शन ये है। दूसरा एक्सेप्शन हम देखते हैं बेंजीन में। बेंजीन में भी ये जो बेंजीन का कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ sp2, तो इसकी वैल्यू भी 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए इसकी तरह। ये वाली किसकी वैल्यू है इस तरह से एथिलीन की, तो इसकी वैल्यू भी 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरह से यदि हम कीटोन को देखें तो इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, तो इसकी वैल्यू भी 5 to 6 होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 7 to 8 और इसकी वैल्यू होती है 9 to 10 और इसकी वैल्यू होता है अप्रॉक्स 3। तो ये वैल्यूज में वेरिएशन क्यों हुआ इसको हम लेंगे आगे मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी में। जैसा कि हमने पहले कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, जैसे एसिटिलीन, एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, अतः sp2 की तुलना में यह डाउनफील्ड जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार बेंजीन में देखा था, बेंजीन में भी प्रोटॉन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डेल्टा वैल्यू भी इथिलीन जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये भी डाउनफील्ड जाती है। ऐसे ही एल्डिहाइड में देखा था कि एल्डिहाइड में भी sp2 कार्बन है, अतः डेल्टा वैल्यू वही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट से। ये मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है कि यदि यानी प्रोटॉन पर शील्डिंग इफेक्ट या डी शील्डिंग इफेक्ट उसकी ज्योमेट्री से भी पड़ता है। इसको समझते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये सपोज इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से मोशन करेगा, तो जो थंब है वो साउथ पोल दिखाएगा और नीचे नॉर्थ, और यदि ये प्रोटॉन है तो थंब नॉर्थ पोल दिखाता है। हम लेते हैं एक इस प्रकार का, ये सपोज कोई कॉइल है, इसमें ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव है, तो करंट का फ्लो होगा इस तरह से और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरह से। यानी ये वाला मूवमेंट कैसा है इस प्रकार, और ये वाला मूवमेंट किस प्रकार है इस प्रकार। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं इधर से इधर, तो हम कैसे देखेंगे, यदि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो साउथ पोल किधर आएगा इधर, और इधर आएगा नॉर्थ पोल। अब हम ये देखते हैं कि जब साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो ना कैसे मूव करेंगी, ऐसे यहां से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। अब हम दो पॉइंट पर का अध्ययन करते हैं। एक पॉइंट हमने लिया है ए और एक पॉइंट लिया है बी। हमें ये देखना है क्या ये दोनों पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड समान है। तो हम देखते हैं पहले पॉइंट ए। पॉइंट ए को यदि हम देखें तो यहां इसके द्वारा डेवलप जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन किधर है इस साइड में, यानी ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड, और जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी डायरेक्शन किधर है इधर की साइड में, यानी इधर। यानी एच नेट यानी इस पॉइंट पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा H0 माइनस HI, यानी दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, हम माइनस करके इसका H नेट निकालेंगे। ऐसे प्रोटॉन को हम क्या कहेंगे शील्डेड। अब हम देखते हैं पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है इस डायरेक्शन में, हमने इसको यहां से दिखाया HI इस डायरेक्शन में है, और H0 की भी डायरेक्शन किधर है इधर, तो H नेट इक्वल्स टू क्या हो गया H0 प्लस HI, दोनों ने एक दूसरे को रेनफोर्स किया है, अतः हम इसे कहेंगे डी शील्डेड। यानी हम कहेंगे एक ही मॉलिक्यूल रखा है लेकिन प्रोटॉन की प्लेसमेंट किधर है, किस डायरेक्शन में है, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो शील्डेड होगा या डी शील्डेड होगा। इस वर्ड को हम देखते हैं, आइसो मीन्स होता है सेम,
लेकिन यहां आपने देखा कि 2 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एनआइसोट्रोपी। और क्योंकि ये एनआइसोट्रोपी किस से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से दिखा सकते हैं। ये वाला पोर्शन शील्डेड पोर्शन कहलाता है और ये वाला पोर्शन डी शील्डेड पोर्शन कहलाता है। यानी प्रोटॉन यदि इस क्षेत्र में होंगे तो वो डी शील्डेड होंगे, और यदि यहां कहीं इस क्षेत्र में होंगे तो वो शील्डेड होंगे। हम एसिटिलीन का केस लेते हैं। एसिटिलीन इस प्रकार का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ऐसे, यानी इस तरीके से। यदि इस तरीके से होगा तो इधर क्या होगा, साउथ पोल, और इधर क्या होगा, नॉर्थ। ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब हम इन प्रोटॉन्स को देखते हैं कि वो शील्डेड रीजन में है या डी शील्डेड रीजन में है। तो हमने सपोज H1 लिया, यानी इस वाले को लिया, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये वाला, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये वाला। तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी ये वाला प्रोटॉन कैसा हो गया, शील्डेड। इसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर कैसे आ रही हैं, इस तरह से, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, इस तरह से। तो ये वाला भी प्रोटॉन कैसा हो गया, शील्डेड। यानी एसिटिलीन में जो दोनों प्रोटॉन्स होते हैं वो शील्डेड कंडीशन में होते हैं, इसलिए इसका जो डेल्टा है वो 2 से 3 जाता है, और डी शील्डेड न होकर ये शील्डेड होते हैं, इसलिए इसका डेल्टा 2 से 3 जाता है। अब हम आते हैं बेंजीन पर। बेंजीन का कुछ मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, ऐसे, ये लेटा हुआ है यानी इसके ऊपर, तो ऐसे मूव कर रहा है। तो ऊपर क्या होगा, साउथ, और नीचे होगा नॉर्थ। क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो थंब क्या शो करता है, साउथ, ये साउथ हो गया। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यहाँ इस हाइड्रोजन कहाँ है इसमें, बेंजीन में, यहाँ पर इस जगह इंड्यूस्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे हैं, इस तरह से, यानी ये है HI, और हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, यानी इन दोनों ने एक दूसरे को रेनफोर्स किया। तो क्या हुआ, डी शील्डिंग हुई, इसलिए इसकी वैल्यू होती है 6.5 से 8.5। यानी वो जो sp2 का जो फैक्टर था, यानी s करेक्टर अधिक होने के का जो फैक्टर था कि उससे डी शील्डिंग होती है, उसके साथ साथ इसमें मैग्नेटिक आइसोट्रोपी की वजह से भी डी शील्डिंग होती है। एडिटिव इफेक्ट हो गया, इसलिए अधिक डी शील्डिंग होती है। अब बात ये आती है कि ये प्रोटॉन तो बाहर की साइड में है, तो क्या अंदर भी प्रोटॉन हो सकते हैं। यदि हम ये रिंग लें तो देखिए ये जो प्रोटॉन बाहर होंगे उनमें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, यानी अंदर की तरफ जाएंगी तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, उल्टा। मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से है, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जब अंदर जाएंगी तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो यानी यदि अंदर के साइड में कोई हाइड्रोजन होंगे तो वो होंगे शील्डेड प्रोटॉन, जैसा कि केस होता है एनोलिन्स का। एनोलिन्स में ये जो अंदर प्रोटॉन्स हैं ये शील्डेड होते हैं, और ये जो बाहर के प्रोटॉन्स होते हैं वो डी शील्डेड होते हैं। अंदर के प्रोटॉन्स का जो डेल्टा होता है 1.9 होता है, और बाहर के प्रोटॉन्स का जो डेल्टा होता है वो 8.8 होता है। यानी बेंजीन में डी शील्डिंग इफेक्ट जो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, उसका कारण एक तो उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें कि s करेक्टर अधिक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो होगा उस पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और डी शील्डिंग इफेक्ट होगा। और दूसरा है मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी, जो कि अभी हमने बताया था।
यहाँ हम ये बताना चाहेंगे मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी दो तरह की होती है। यदि उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट होता है तो उसे डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी कहते हैं, यानी डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। और यदि उससे डी शील्डिंग होती है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। अब बात आते हैं हम एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड में और भी ज्यादा डी शील्डिंग होती है, यानी इसकी डेल्टा वैल्यू होती है 9 to 10। तो इसके तीन कारण हैं। एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि हमने बताया था। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पहले इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इंटर्न इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इसके प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और जिसकी वजह से डी शील्डिंग इफेक्ट होता है। यानी इसमें भी जो मैग्नेटिक और थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, क्योंकि इसकी वजह से भी हमने आपको बताया था कि यदि इस तरह से हो तो ये वाला एरिया शील्डिंग एरिया होता है और ये डी शील्डिंग एरिया होता है। इसमें प्रोटॉन डी शील्डिंग एरिया में है, अतः इससे डी शील्डिंग इफेक्ट होगा और इसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। हम यदि इसकी पूरी केमिकल शिफ्ट के टेबल को देखें तो 0 से 1 आता है मिथाइल ग्रुप प्रोटॉन का, 1 से 2 आता है दिस एलाइल प्रोटॉन्स और इन दोनों के, 2 से 3 ट्रिपल बॉन्ड का आता है और एरोमेटिक कार्बन से यदि कोई कार्बन जुड़ा हो तो उस प्रोटॉन का आता है। यहां पर 3 से 4 पर एल्कोहल से जुड़े हुए कार्बन के प्रोटॉन का आता है या ईथर का आता है। 4 से 6 तक विनाइल प्रोटॉन का आता है। 5 से 6 तक एल्कोहल से जुड़े प्रोटॉन का आता है, यानी ऑक्सीजन से जुड़े प्रोटॉन का आता है। 6.5 से 8.5 तक एरोमेटिक प्रोटॉन का आता है, जिसका कि हमने अभी यहां बताया था। और 9 to 10 तक आता है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का। यानी हम कुल मिलाकर यदि जिस्ट देखें तो यदि कोई इफेक्ट आइदर इंडक्टिव और हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैन डर वाल्स शील्डिंग या हाइब्रिडाइजेशन कोई भी प्रोटॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है तो शील्डिंग इफेक्ट होगा, और यदि कोई इफेक्ट प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है तो डी शील्डिंग इफेक्ट होगा। दूसरी बात, यदि इन इलेक्ट्रॉन से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा तो शील्डिंग इफेक्ट होगा, और यदि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो डी शील्डिंग इफेक्ट होगा। इस तरह से हम केमिकल शिफ्ट को समझ सकते हैं। धन्यवाद।